चलो, तो ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा होगा ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, पढ़ रखा है ना आपने, राइट? यस यस सर। सर, यस। यस सर। यस सर। ये आपका वही चैप्टर है बेसिकली, आप समझे तो। बस इसमें आपके चीजें ऑब्वियसली आप 11th में पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका उससे तो बड़े लेवल की चीज ही होने वाली है यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली हम बात करें तो पहले सबसे पहले सिंपल बात करें कि लॉज ऑफ मोशन पे या मोशन के बारे में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया था, सिर्फ न्यूटन जो थे वो पहले नहीं थे। हाँ, न्यूटन की जो बोली गई बातें थी वो सबसे ज्यादा सही मानी गई थी, सबसे ज्यादा ऐसी मानी गई थी कि हाँ इन्होंने जो बात बोली है वो थोड़ी सी ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन इनके अलावा भी जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे अरिस्टोटल का नाम आता है, जैसे अरिस्टोटल का नाम आता है आपका, अरिस्टोटल का नाम आ गया आपका, या फिर नाम आ गया आपका गैलीलियो का नाम आ गया। तो ये भी वो साइंटिस्ट रहे हैं जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका लॉज ऑफ मोशन देने में। बस हुआ क्या कि इन्होंने जो, ये है बहुत सारे लोग हैं, कॉपरनिकस है, इन्होंने थोड़ा सा अर्थ के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, मून के बारे में बातें करी थी, और वहाँ लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन को समझाने की कोशिश की थी। बहुत सारे साइंटिस्ट और भी थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही और आपका परफेक्ट जो डेफिनेशन या लॉज माने गए वो न्यूटन के माने गए। कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये सब ना साइंटिस्ट वाली बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन ने ना दूसरों का काम चुराया है। देखो बेटा, चुराना एक चीज होती है, अब आपको किसी चीज को कैसे पुट करना है वो अलग चीज होती है। न्यूटन ने बेसिकली किया क्या, उनसे पहले जिन्होंने जो बातें बोली, ठीक है, उन्होंने इससे पहले जो भी बातें बोली, तो हम यहाँ बात कर रहे थे बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो आपका पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ की बात करें, तो ये लॉ सबने आपने सबने पढ़ रखे, मैं इन लॉ को जल्दी से आपका 5 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ आपसे क्या बोलता है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है सेम डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है सेम डायरेक्शन में, ऐसे मोशन को हम क्या बुलाते हैं, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और सेम डायरेक्शन रहती है, ऐसे मोशन को हम बुलाते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन, राइट? यूनिफॉर्म मोशन। या एक बॉडी जो रुकी हुई पड़ी है, बस रखी हुई है, इट इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपसे क्या बोलता है, इट सेज दैट अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल स्टे इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब आपका सिंपल सा, अगर एक बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। या एक बॉडी जो रुकी हुई है, रेस्ट पर है, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस, इसके आगे जो लाइन आती है वो आती है इंपॉर्टेंट, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, पूरा स्टेटमेंट ये हो जाता है कि अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन, विल कीप ऑन डूइंग सो अंटिल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जब तक एक बॉडी रुकी हुई है या जब तक एक बॉडी कांस्टेंट में चल रही है, वो तब तक ऐसा ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई आप बाहर से फोर्स नहीं लगाते। ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ थोड़ा सा अच्छा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या बोलता है, उसकी जो परिभाषा है ना वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। जो फर्स्ट लॉ होता है इसको बेटा हम कभी कभी क्वालिटेटिव लॉ भी बोल देते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब ये आपको फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है, फोर्स को डिफाइन करता है। तो फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते थे कि अगर मुझे किसी बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी को तोड़ना है, मैं चाहता हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ना चले, या किसी रुकी हुई बॉडी को मुझे मूव करवाना है, बॉडी जो बॉडी रेस्ट पर है उसको मुझे मूव करवाना है, तो मुझे वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स की एक हल्की सी डेफिनेशन देता है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा, क्वालिटेटिव लॉ बुलाते हैं। इन द सेम क्वेश्चन जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम क्वांटिटेटिव लॉ बुलाते हैं। कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि कौन सा लॉ क्वालिटेटिव है, कौन सा लॉ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी आपको यहाँ पर फोर्स का, फोर्स मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, फोर्स इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस। उसका फॉर्मूला निकल के आता है, अब क्या निकल के आता है वो देखते हैं।
तो लॉ क्या बोलता है बेटा, लॉ ये बोलता है आपसे दैट न्यूटन लॉ सेकंड लॉ स्टेट्स दैट कि लीनियर द नेट एक्सटर्नल फोर्स on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. The net external force on a body is directly, याद रखिए कुछ बच्चे बोलते हैं F इज इक्वल टू एम ए जो होता है वो सेकंड लॉ होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं F इज इक्वल टू एम ए जो होता है वो सेकंड लॉ होता है, पर ऐसा नहीं है। जो सेकंड लॉ होता है वो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट है, वो वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें बोलता क्या है, ये बोलता है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, या कभी तो ऐसे लिखते हैं कभी उसको हम नेट लिखते हैं, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी सिर्फ सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एफ नेट लेकर चलेंगे। अब जो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, या सिंपल मोमेंटम अगर कुछ नहीं बोलता तो लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको बेटा हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, वो बन जाता है एम इंटू वी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो वी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास क्या होता है, देखो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर और वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो भी क्या निकल के आता है, एक वेक्टर निकल के आता है। इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम इज ऑल्सो, जिसके ऊपर भी ये मैंने वेक्टर का साइन लगाते हैं वो क्या होगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास स्केल होता है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक वेक्टर निकल के आता है। अगर मैं बेटा इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। इसकी एक और एसआई निकल के आएगी जो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगी, विच इज न्यूटन सेकंड। कैसे आती है थोड़ी देर बाद समझ आएगी कि इसकी न्यूटन पर सेकंड भी, न्यूटन सेकंड भी इसकी एक दूसरी यूनिट होती है आपकी। तो आपका ये हो गया लीनियर मोमेंटम। दैट्स अभी के लिए इतना समझ लिया आपने। मैंने लास्ट पेज पे क्या लिखा था आपका, मैंने लास्ट पेज पे लिखा था कि एफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने आपको बताया है मैथमेटिकली जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब भी हम किसी चीज के लिए बोलते हैं ना शब्द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, रेट जो होता है वो पर यूनिट टाइम होता है, तो उसको हम लिखते हैं डीपी बाई डी टी। क्या लिखते हैं, डीपी बाई डी टी। तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, ये बोलता है बेटा सेकंड लॉ। मैथमेटिकली सेकंड लॉ है ना वो बेटा ये बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अब एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, वन निकल के आती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से एफ नेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, डीपी बाई सर आपकी वॉइस टी। क्रैक हो रही है। अब ठीक आ रही है। तो जो एफ नेट सर होता है, आपके वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो एफ नेट है बेटा वो क्या निकल के आता है, डीपी बाई डी टी निकल के आता है, जहाँ पे पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ का। अगर कोई आपसे बोलता है बेटा सेकंड लॉ क्या होता है, तो दिस इज सेकंड लॉ। नीचे जो मैंने स्टार मार्क किया है वो सेकंड लॉ नहीं है, वो सेकंड लॉ का रिजल्ट है। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वन निकल के आता है तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई टी। क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पी भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन भी आएगा। तो आपका लॉ क्या है, लॉ है ये। उसका पहला रिजल्ट क्या है जो मैंने नीचे लिखा है डब्बे में स्टार मार्क के साथ में। फिर इसका और अच्छा रिजल्ट क्या निकल के आता है वो सुनेंगे अपन। देखिए सर, जैसा कि आपने अभी भी बताया कि एफ नेट क्या होता है, डीपी बाई डी टी होता है, राइट। ठीक है सर। अब पी आपने क्या बताया सर, पी आपने बताया वो होता है एम वी। ये भी सही है सर, पी आपने क्या बताया, एम वी के बराबर होता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम एम एम क्या होता है बेटा, इफ एम इज टेकन एज कांस्टेंट, अगर मैं क्या करूं बेटा, आपका एम को मान लो कांस्टेंट। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास कांस्टेंट ना हो। इफ एम इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, 99% टाइम्स मास कांस्टेंट होता है। पर हो सकता है कभी कभी किसी किसी केस में मास कांस्टेंट ना हो। मैं एग्जांपल दो, रॉकेट प्रपल्शन, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें से आपका फ्यूल बर्नर के नीचे गिरता रहता है। वो फ्यूल पहले था कहाँ, रॉकेट के अंदर ही तो था।
रॉकेट के अंदर ही तो था वो फ्यूल आपका, तो उसका मतलब मास वहां पे कम होता जाता है रॉकेट के, इसकी वजह से ऊपर की तरफ जाता है आपका। तो आपका जब मास कांस्टेंट रहता है तो मैं मास को क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। तो मास बाहर आ गया, क्या बचेगा, वो आपका डीवी बाई dt बचेगा, राइट। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी जानते हैं कि डीवी बाई dt बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा आपका एक्सिलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक्सिलरेशन होता है। तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ नेट का फॉर्मूला बेटा एम ए के बराबर आ जाएगा। अगेन सेइंग द सेम थिंग, अगेन सेइंग द सेम थिंग दैट रिमेंबर, रिमेंबर सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम एन नहीं है। जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि बेटा सेकंड लॉ क्या होता है, तो वो बता देते हैं एफ इज इक्वल टू एम एन, नहीं, सेकंड लॉ का रिजल्ट है ये। इवन दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ, दिस इज नॉट द सेकंड, सेकंड लॉ ये होता है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने आपको बोला था इसको हम क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। क्वांटिटेटिव लॉ का मतलब क्या होगा, सिर्फ क्वांटिटी के बारे में। देखो फोर्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, तो अगर मुझे मोमेंटम दिया है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर मुझे मोमेंटम दिया है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे एक्सलेशन दिया है तो मैं एफ इक्वल टू एम एस से निकाल सकता हूँ, राइट। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, जो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी अपनी क्लास का टाइम हो रहा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो आई गेस, ठीक है।